जय हिंद दोस्तों। तो देखिए हम कर रहे हैं सूचना सहायक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ और अभी हम जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं वो है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो उनके वीडियोस आपके रेगुलर अपलोड हो रहे हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हर एक क्वेश्चन से कोई ना कोई कंसेप्ट बन रहा है। ओके तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। इन विच ARQ इफ NAK मतलब नेगेटिव एक्नोलेजमेंट इज रिसीव्ड ओनली स्पेसिफिक डैमेज और लॉस फ्रेम इज रीट्रांसमिटेड। तो देखिए मैंने आपको बताया था सब। देखिए आप एक बार समझ लीजिए, हम ये जो क्वेश्चन है आपके फ्लो कंट्रोल से भी आ रहे हैं। वो जो फ्लो कंट्रोल होता है ना, आपके पास तीन तरीके से कर सकते हैं आप। मैंने बताया था आपको स्टॉप एंड वेट, और दूसरा है आपके पास स्लाइडिंग विंडो। क्या है? स्टॉप एंड वेट, और क्या है आपके पास? स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो फर्दर दो तरीके से कैटेगराइज है। फर्स्ट है आपके GBN, गो बैक एन, ओके, और यहाँ पे है आपका SR मतलब सेलेक्टिव रिपीट। तो तीन तरीके हो गए, स्टॉप एंड वेट, GBN, और तीसरा हो गया आपका SR। और इन तीनों की चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि भाई किसके अंदर कितनी विंडो साइज रहती, क्या नहीं रहती। तो हमने वो प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब जो बात आ रही है वो आपके आ रही एक्नॉलेजमेंट की। एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ ARQ। ARQ की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो और ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट भी बोलते हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखिए ये है आपका सेंडर और ये है आपका रिसीवर। तो देखिए यहाँ पे जब सेंडर, ये आपकी टाइमलाइन है, ठीक है, ये आपकी टाइमलाइन से बढ़ रही है। जब सेंडर कोई फ्रेम भेजेगा किसको? रिसीवर के पास, इस तरीके से भेजेगा, तो रिसीवर क्या करेगा? उस फ्रेम के रिस्पॉन्स के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। किसे करेगा? सेंडर को सेंड करेगा। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि जब तक सेंडर के पास ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तब तक सेंडर कोई दूसरी फ्रेम जो है आपके रिसीवर को नहीं भेजेगा। आई बात समझ में? तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी फ्रेम भेजेगा सेंडर रिसीवर को, तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा। कहाँ पे होगा? सेंडर। और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, सेंडर ऑटोमेटिकली नई वाली फ्रेम किसे भेजेगा? रिसीवर को भेजेगा। वो बात अलग है कि भाई मान लीजिए किसी कारण से एक्नॉलेजमेंट अगर आपका रास्ते के अंदर गुम गया हो या किसी कारण से नहीं पहुँच पाए सेंडर के पास, तो यहाँ पे एक टाइम आउट टाइमर होता है। तो वो कंसेप्ट हमारे पास अलग है। ARQ का मतलब समझिए ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है आपको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो आपके सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? SR प्रोटोकॉल के अंदर। कहाँ रहता है? आपके SR प्रोटोकॉल के अंदर। फर्स्ट कौन सा? स्टॉप एंड वेट, GBN और SR। ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है आपके नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अब सर थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बता दोगे तो हमें याद रह जाएगा। तो देखिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका सेंडर है और ये है आपका यहाँ पे रिसीवर। ये है सेंडर और ये है आपका रिसीवर, और यहाँ पे आपका टाइम चल रहा है ना, इस तरीके से टाइम चल रहा है। तो देखिए सेंडर ने फ्रेम भेजी किसको? रिसीवर को, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए सेंडर ने रिसीवर को फ्रेम भेजी, तो मान लीजिए फ्रेम किसी कारण से आपकी, चाहे वो डुप्लीकेट थी या चाहे करप्ट फ्रेम थी, ठीक है, तो रिसीवर क्या करेगा? इस फ्रेम को क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। किस केस के अंदर? स्टॉप एंड वेट और GBN के अंदर। और यहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा किसे? आपके सेंडर के पास। पर ध्यान रखना SR प्रोटोकॉल के अंदर एक अलग से फंक्शन है, या आप ऐसे बोल दीजिए कि SR प्रोटोकॉल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो क्या करता है, अगर मान लीजिए आपने कोई फ्रेम भेजी है, सेंडर ने किसे भेजी है? रिसीवर को भेजी है, और वो फ्रेम मान लीजिए करप्ट है। अब मैं ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ? करप्ट है। करप्ट का मतलब क्या? एरर है। अगर उस फ्रेम में एरर है तो ये क्या करेगा? उस फ्रेम को डिस्कार्ड तो करेगा ही करेगा, इसके रिस्पॉन्स के अंदर एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। कौन भेजेगा? SR प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। इसके रिस्पॉन्स के अंदर एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और सेंडर को बताएगा ये जो फ्रेम भेजी है वो करप्ट है और एरर है कहीं ना कहीं इस फ्रेम के अंदर। ध्यान देना, मैंने आपको डुप्लीकेट पैकेट के लिए नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूँ SR के अंदर अगर फ्रेम आपकी करप्ट हुई या अगर एरर हुई तो
रिसीवर क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को, और सेंडर को जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलेगा वो क्या करेगा, वापस उस वाली जो फ्रेम है इसको वापस पुनः भेजेगा रिसीवर के पास। तो नेक का जो कंसेप्ट है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का, वो आपका कौन से प्रोटोकॉल के अंदर है, ध्यान रखना, सेलेक्टिव रिपीट के अंदर। किसके अंदर है, सेलेक्टिव रिपीट। तो स्टॉप एंड वेट में नहीं है, जीबीएन के अंदर नहीं है, सेलेक्टिव रिपीट के अंदर एक कंसेप्ट है। और यहाँ पे ध्यान रखना, इस एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी विंडो साइज़ होती है। क्या होती है, विंडो साइज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे और प्यारे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आप समझिए, आराम से वीडियो आप देखिए। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाए। देखिए एक बार आप उस मोमेंटम के अंदर, उस जोन के अंदर सेट हो जाओगे ना, तो क्वेश्चन अगर आसपास भी होगा तो आप आराम से निकाल लोगे। क्योंकि बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर जो क्वेश्चन आए उस हिसाब से लगता है कि भाई आईए के एग्जाम का भी आपका लेवल अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है जो रीड के अंदर अभी जस्ट इसके कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, एक 5 क्वेश्चन आए थे, वो काफ़ी लेवल वाला आए थे, जिसको आप या जो तैयारी कर रहे हैं हायर, जिसने टेक्निकली डिग्री वो ही कर सकते हैं। अब ठीक है ना, तो रीड जैसे एग्जाम के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर बिल्कुल कम परसेंटेज के अंदर सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी हायर लेवल के क्वेश्चन आए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं लेवल जो है आपके पेपर का अप ही रहेगा, जैसे कि जो क्वेश्चंस, जैसे कि जो पेपर हो रहा है उससे पता चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अ गो बैक एन ARQ यूजेज अ विंडो साइज ऑफ 15, हाउ मैनी बिट्स आर नीडेड टू डिफाइन द सीक्वेंस नंबर। तो देखिए मैंने यहाँ पे बात की थी आपको, यहाँ पे मैंने बात की स्टॉप एंड वेट, GBN और SR के अंदर, और यहाँ पे जो मैंने विंडो साइज़ की बात की थी, यहाँ पे GBN के अंदर मैंने क्या था आपकी, वो होती है 2n-1 और ये होती है आपकी 2n-1। तो आपको क्या दिया हुआ है, विंडो साइज़ दी हुई है। विंडो साइज़ कितनी दी हुई है, 15। किसके अंदर, GBN के अंदर। 15 इक्वल टू क्या हो गया, 2n-1। इसको सोल्व कीजिए, 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n, और 16 को 2 की फॉर्म में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2n इक्वल टू 2n। तो बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 4। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बस यही अगर क्वेश्चन इसमें दिया होता है SR के अंदर, तो फिर ये फॉर्मूला अलग हो जाता। SR के अंदर क्या हो जाता, 2n-1 इक्वल टू 15 हो जाता। फिर आपको इसको इसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ती। ओके, तो इस तरह का भी ये क्वेश्चन है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, देखिए GBN दिया हुआ है यहाँ पे, गो बैक एन ARQ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 73, अ सेलेक्टिव रिपीट ARQ इज यूजिंग 7 बिट्स। तो देखिए यहाँ पे SR का भी क्वेश्चन आ चुका है। अ सेलेक्टिव रिपीट ARQ इज यूजिंग 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि सीक्वेंस नंबर, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट का यूज़ कर रहा है, ये 7 बिट का यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो n है ना, ये n यहाँ पे क्या है आपके अवेलेबल सीक्वेंस नंबर के बिट्स है। क्या है, सीक्वेंस नंबर के बिट्स है। तो अभी आपको क्या कर रखा है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बिट की वैल्यू दे रखी है, और आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज साइज। देखिए व्हाट इज साइज ऑफ विंडो पूछी गई है, तो आप आराम से कर सकते हैं मेरे ख्याल से। SR के अंदर हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, 2n-1। n की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 7। क्या आ जाएगा, 2n-7-1। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2n-6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 64 करेक्ट आंसर होने वाला है। बुक के अंदर आंसर गलत दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर है वो C, इसका करेक्ट आंसर है जो है 64। ओके, तो कुछ बुक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत भी मिलते हैं, तो आपको आपके दिमाग से आंसर निकालने हैं। जरूर नहीं कि बुक्स के अंदर जो आंसर दे रखे हो वो हमेशा आपको सही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 वाला, डाटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड। तो देखिए ये वाली चीज़ मैंने कितनी बार आपको हर क्वेश्चन के अंदर करा दी है। डेटा लिंक लेयर को आपके 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। डेटा लिंक लेयर को आपके 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। डेटा लिंक लेयर के अंदर आपको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। वो है आपका लॉजिक लिंक कंट्रोल, और दूसरा वाला है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। डाटा लिंक लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यही पूछा गया है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, मीडिया एक्सेस कंट्रोल और लॉजिक लिंक कंट्रोल।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है 75 IEEE 802.5 इस कार। तो आपको जो स्टैंडर्ड है पता होना चाहिए कि बस टोपोलॉजी का क्या स्टैंडर्ड है यहाँ पे IEEE 802.3, ठीक है। इथरनेट टोकन बस का क्या है 802.4 IEEE ना, और टोकन निक का क्या है आपके पास 802.5। तो आपको किसका पूछा है IEEE 802.5, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि IEEE की स्टैंडर्ड किसके बारे में दिया गया है। इस भाई 802.4 किसे डिफाइन करा है, 802.5 किसे डिफाइन कर रहा है, 802.11 किसे डिफाइन कर रहा है। आई बात समझ में वाईफाई को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, नो डाउट इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 76 क्वेश्चन देखिए 10 बेस टी रेफर्स टू, 10 बेस टी किससे बताता है, इनमें से हमें एक आंसर बताना है। तो यहाँ देखिए जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो 10 बेस टी, तो यहाँ पे एक को ध्यान रखना, टी का मतलब यहाँ है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या है ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर टी दे रखा है इसका मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल है, मतलब आपके अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। और 10 का मतलब यह होता है कि इसकी स्पीड होती है 10 Mbps पर सेकेंड तक। ओके, तो ऑप्शन में चलते हैं। इथरनेट यूजिंग थिन कोएक्सियल केबल, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 10 बेस 2। इथरनेट यूजिंग थिक कोएक्सियल केबल ये होती है आपकी 10 बेस 5। ध्यान रखना इथरनेट यूजिंग अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल वो है आपकी ये नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो गया सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ध्यान देना अगर 10 बेस 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो 2 स्पेसिफाई कर रहा है उसका मतलब इसकी रेंज है कि भाई अगर इस केबल के अंदर सिग्नल ट्रैवल होगा तो उसकी रेंज कहाँ तक होगी, इसकी रेंज होगी 200 मीटर तक। अप्रोक्स है, बुक्स के अंदर 185 मीटर तक भी दे रखा है ना। और यहाँ पे 5 का मतलब क्या हो गया 500 मीटर तक, ठीक है। इस 10 का मतलब है 10 मेगाबिट पर सेकंड इसकी स्पीड है, और इस 5 का मतलब है 500 मीटर तक ये जो है सिग्नल, ये जो केबल है वो सिग्नल ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 77। यहाँ देखिए 10 बेस 5 लिखा हुआ है और अभी हमने जस्ट किया ऊपर 10 बेस 5 का मतलब क्या है इथरनेट थिन कोएक्सियल केबल, नहीं, इसका मतलब है आपकी थिन नहीं होगा ये, इसका है आपका 10 बेस 2। ध्यान रखना ये आपकी कोएक्सियल केबल है। इथरनेट यूजिंग थिक कोएक्सियल केबल, यस, इसका आंसर क्या है बी, करेक्ट आंसर है। इथरनेट यूजिंग अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, नहीं, ये हो गया आपका 10 बेस टी। देखिए कितने अच्छे और कितने प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर इनको करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अभी आपके पास टाइम पड़े हुए हैं लगभग 90-100 दिन, तो मेरा यही रहेगा कि जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा सकूँ। स्टैंडर्ड बुक्स है, जो अच्छे ऑथर की बुक है, अच्छे कोचिंग की बुक है, अगर उनके आप क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। मैच विद द सुटेबल वन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है और आपको मैच करना है। तो यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक, मल्टी पॉइंट, डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन 2 डिवाइसेस, डेटा पैसेज थ्रू हब, मैच टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो देखिए जो भी ऑप्शन आपको सबसे पहले आते हैं, मैच आते हैं, उनको आप मैच करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप देखोगे डेटा पासेज थ्रू हब, हब से जो डेटा पास होता है ऑब्वियसली बात है वो किस टोपोलॉजी के अंदर आएगा, स्टार टोपोलॉजी के अंदर। यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक वो कौन सा रहने वाला है आपका, रिंग। तो यूनिडायरेक्शनल कंसेप्ट किस में वर्क करता है आपका, रिंग टोपोलॉजी के अंदर। मल्टी पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट एक ही टोपोलॉजी के अंदर होता है, वो होता है आपका बस टोपोलॉजी। डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन 2 नोड्स, 2 नोड्स के बीच में डायरेक्ट ट्रैफिक मतलब डेडिकेटेड लिंक, और एक ही टोपोलॉजी के अंदर होती है, वो कौन सी है आपकी, मैश टोपोलॉजी। तो ये अगर आप यहाँ से आप आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपके 4 3 1 2 4 3 1 2 4 4 3 1 2। आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किसका होने वाला है 78 का। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 79। वोट इज सबमिटेड यूजिंग लाइट थ्रू अ डैश केबल।
वोट इज़ ट्रांसमिटेड है, सॉरी, वोट इज़ ट्रांसमिटेड यूजिंग लाइट थ्रू अ केबल, मतलब अगर कोई केबल है, अगर लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड नहीं, फाइबर। यस, आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइबर हो जाएगी। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या ट्रांसमिट होता है? सिग्नल्स। किस फॉर्म के अंदर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? इलेक्ट्रिकल। चाहे वो कोएक्सियल केबल हो या आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल हो, दोनों के अंदर जो सिग्नल ट्रैवल होते हैं किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल। माइक्रोवेव, इसके अंदर किस फॉर्म के अंदर होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्योंकि जो माइक्रोवेव के अंदर जो आपके सिग्नल ट्रैवल होते हैं वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं? वेव फॉर्म के अंदर। वो मीडिया कौन सा होता है आपके? अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो है आपका 80। विच फिजिकल कनेक्शन इज़ द फास्टेस्ट? इनमें से कौन सा फिजिकल कनेक्शन है जो आपका सबसे फास्ट है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल, ऑप्टिक और फाइब्रोफैक्स। ऑब्वियसली बात है, सबसे जो फास्टेस्ट है कौन सा आपका? फाइबर ऑप्टिक्स, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट ट्रैवल होती है वो डेटा ट्रैवल होता है वो आपका लाइट की फॉर्म के अंदर होता है, और लाइट की फॉर्म के अंदर होने के कारण क्या होता है? ये क्या होता है? अति संवेदनशील नहीं होता है। एक वर्ड है जो ससेप्टिबल है ना, एक ऐसा एक ससेप्टिबल, ये रहा वर्ड, याद आ गया, ससेप्टिबल। ये क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ससेप्टिबल नहीं होता है। ससेप्टिबल का मतलब अति संवेदनशील। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाहर चाहे, मतलब ये जो आपका केबल है इसके बाहर की बात कर रहा हूँ, बाहर चाहे धूप ज़्यादा पड़ो या बहुत ज़्यादा बारिश आओ या बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, उसके बीच में से भी इस वायर को निकाल दो, तो भी जो अंदर वाला सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिग्नल अपनी गति से ट्रैवल करता रहेगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सिग्नल है वो आपके लाइट की फॉर्म के अंदर ट्रैवल हो रहा है। किसके अंदर बोल रहा हूँ मैं? फाइबर ऑप्टिक केबल की बात कर रहा हूँ। लाइट की फॉर्म के अंदर हो रहा है, और जो लाइट है आपकी धूप से, बारिश से और अदर जो इलेक्ट्रिकल है उनसे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। तो देखिए, बहुत ही अच्छे और प्यारे क्वेश्चन है। ज़रूर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।